Hello everyone, welcome back and this is the second lecture of your chapter solution in colligative properties and in this lecture we are going to discuss about the solubility. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड इन लिक्विड कि आपका सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी। तो मान लीजिए कि ग्लास है, उसमें हमने पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम उसमें नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच नमक डाला, डिज़ोल्व हो गया। दूसरा चम्मच नमक डाला, डिज़ोल्व हो गया। तीसरा चम्मच नमक डाला, डिज़ोल्व हो गया। ऐसे करते करते बहुत सारे चम्मच डाले नमक के जो कि डिज़ोल्व होते चले जा रहे हैं और जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके सोल्यूशन का वो इंक्रीज़ हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन का इंक्रीज़ होता है। ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं दिस इज़ नोन एज डिसोल्यूशन। ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन। सिमिलरली अब क्या होगा जब आप और नमक डाल रहे हो, अब डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके बाद आप और नमक डाल रहे हो और नमक डाल रहे हो तो आपको नज़र आएगा आगे चलते हुए कि आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, नमक आपका सोल्यूट है, आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और सोल्यूशन में से सेपरेट होते चले जा रहे हैं, अलग ही जगह पर जमा होते चले जा रहे हैं। सरफेस पे जमा हो रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं सरफेस पे और इधर इधर जमा होते चले जा रहे हैं। सो दिस पॉइंट एट विच ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। जहाँ पे आपका डिसोल्यूशन स्टॉप हो रहा है, राइट। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो सेपरेट होते चले जा रहे हैं सोल्यूशन से, उसको हम लोग कहेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आई बात? क्या हो रहा है, पहले डिसोल्यूशन हो रहा है। आप जब सोल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हो इसमें तो वो डिज़ोल्व होते चले जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन का इंक्रीज होते चला जा रहा है, दैट प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। और डालते चले जा रहे हो और आपके ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हुए सेपरेट होते चले जा रहे हैं सोल्यूशन से, दैट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। एंड द पॉइंट एट विच दिस इज़ हैपनिंग दिस इज़ नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। और उस सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है उसका कॉन्सेंट्रेशन इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। आसान शब्द में बोले तो सैचुरेशन पॉइंट अटेंड होने तक, जब तक आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड हो रहा है तब तक जितने भी सोल्यूट पार्टिकल्स उसमें डिज़ोल्व हो पा रहे हैं दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को आप लोग डिनोट करेंगे ग्राम पर लीटर में कि कितना ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व हो सकता है, या एक यूनिट वॉल्यूम जैसे कि 100 ग्राम ले लो तो 100 ग्राम पानी में कितना ग्राम जो है सोल्यूट का वो डिज़ोल्व हो सकता है। 100 ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर, कितने मोल्स जो हैं वो आपके 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व हो पा रहे हैं, दैट विल बी सॉल्युबिलिटी। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो when a solid solute is added continuously to a liquid solvent, the solute keeps on dissolving and the concentration of solution keeps on increasing. This process is called dissolution, जैसे कि मैंने बताया। Finally एक स्टेज मिलती है आपको, स्टेज इज रीच्ड where no more further solute dissolves in that particular solvent। अब हर चीज़ में आपका सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होगा ही ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व होगा, कि पेट्रोल में डिज़ोल्व करने की कोशिश की तो डिज़ोल्व हो गया, नहीं हो पाएगा। या बेंजीन में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उतने तरीके से डिज़ोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। This is because from the solution the solute particles keep on colliding on the surface of solid solute particles and get separated out the solution from the solution. This process is known as crystallization. No more solute dissolves because अब और solute क्यों dissolve नहीं हो रहा है, क्योंकि rate of dissolution जो है now it is equal to rate of crystallization। कि जितना आप dissolution का process करने की कोशिश करोगे उतना जो है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा, कि और डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्रिस्टल आउट होते चले जा रहा है, फिर एक और चम्मच नमक डाला तो वो क्रिस्टलाइट होते चले जा रहा है, ठीक है। तो नाउ द रेट इज़ इक्वल। तो सोल्यूशन एट दिस स्टेज इज सेट टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कि कितना सोल्यूट जो है वो आपके गिवन सॉल्वेंट में मिल सकता है, घुल सकता है, ठीक है। कितना ज़्यादा आप घुल मिलते हैं उतने ज़्यादा आप सोल्यूबल हैं। सो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट
solid solute in gram which can dissolve in 100 gram of liquid of a particular solvent, जैसे कि मैंने बताया, to form the saturated solution at that particular temperature. रूम टेम्परेचर पे ये चीज़ हो रही है तो उस पर होगी. मान लीजिए टेम्परेचर लगा दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर दे रहे हैं तो हो सकता है ना डिज़ोल्व हो जाए. बहुत चीज़ें जो होती हैं जो टेम्परेचर के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं, बहुत चीज़ें जो होती हैं वो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर देती है. ली चार्टेलियस प्रिंसिपल 11th स्टैंडर्ड का, कि टेम्परेचर बढ़ाया और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. वहीं पर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और हीट बन रही है तो जैसे कि और ज़्यादा हीट बन रही है मतलब कि सोल्यूबल थोड़ी ना है, वो तो उड़े जा रहा है. समझ में आ रही है बात? आगे करेंगे हम और अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन सी फैक्टर जो अफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी की. सबसे पहला है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये बचपन में कहीं पढ़ा है हमने, लाइक डिजॉल्व लाइक. जो पोलार है वो पोलार को डिजॉल्व करेगा और जो नॉन पोलार है वो नॉन पोलार को करेगा. जैसे कि मान लीजिए NaCl H2O में तो 5.3 मोल्स पर लीटर डिजॉल्व होता है. शुगर 3.8 मोल्स पर लीटर. नींबू पानी में तो ये दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं. मेरा फेवरेट एग्जांपल आयोडीन कोवैलेंट सब्सटेंस है, तो वो पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा. मोर सोल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कोवैलेंट लिक्विड है. तो नॉन पोलार में, पोलार नॉन पोलार, ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं फटाफट डिजॉल्व हो जाएगी. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं सॉल्युबिलिटी का. फॉर आयनिक कंपाउंड बीइंग डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्युबिलिटी इज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी एक मस्त डायग्राम के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. अब यहाँ पर हम बात करें NaCl की H2O में, तो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट. तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. तो अब जब इसको मैं पानी में डालूँ तो पानी में भी दो चार्जेस हैं. एक तो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन के दो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, राइट. तो आपका इस NaCl में से जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ भागेगा, वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा. और ये जो पॉजिटिव पार्ट है आपके आयनिक कंपाउंड का वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, ठीक है. तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये Na है, ये Cl है. तो व्हेन यू सी दिस साइड सो यू कैन सी जो नेगेटिव है पानी का दैट इज़ ऑक्सीजन, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहे हैं. वहीं पर जब आप इस साइड पर आओ तो ये जो Cl है इससे कौन अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव हैं, पानी के हाइड्रोजन पॉजिटिव जो हैं वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए. ये जो पॉजिटिव पार्ट है आपके सॉल्ट का दैट इज़ Na, उसे पानी के कौन से पार्ट जो है अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव वाला. वहीं पर जो नेगेटिव पार्ट है सॉल्ट का उससे पानी का कौन सा चीज़ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव वाला, ठीक है. तो अब क्या होगा, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से एक शील्ड बना लेंगे दोनों आयन को सेपरेट करके. अब दोनों आयन जो है सेपरेट हो जाएंगे, दोनों आयन सेपरेट हो जाएंगे तो वाटर जो है इस तरीके का शीट बना देगा दोनों के इर्द गिर्द, कि अब ये एक दूसरे से ना मिल पाए, ना जुड़ पाए. तो ये जो छोटे छोटे मिकी माउस मिनी माउस जैसे आपको दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव बीच में है तो उसके बाजू बाजू में पानी का ऑक्सीजन जो है उससे अट्रैक्ट हो रहा है. नेगेटिव आयन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव आयन. और ये वाला जो मिकी माउस है पानी के, उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये ब्लू वाला, वो इस नेगेटिव Cl को इर्द गिर्द घेरा हुआ है. सो दोनों आयन्स H2O मॉलिक्यूल से सराउंड है, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. Thus these ions which are covered by H2O molecules are known as hydrated ion. तो ये वाला जो पॉजिटिव आयन है दिस इज़ ऑल्सो हाइड्रेटेड. क्यों? क्योंकि चारों ओर से इसे पानी ने घेर लिया है. हैंड्स अप, आपको चारों ओर से घेरा गया है. किसने घेरा है, पानी ने घेर लिया है. वैसे यहाँ पर जो नेगेटिव Cl है उसको भी चारों ओर से पानी ने घेर लिया है, ठीक है. ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव इसके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले इसके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है. समझ में आई बात? अब बात करते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इनके स्प्लिटिंग के लिए, मतलब कि इन दोनों के टूटने के लिए, ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी और लैटाइस एनर्जी. और जो एनर्जी मिलती है इन दोनों के हाइड्रेट होने के बाद, जैसे कि अब ये एक हाइड्रेट फॉर्म हो गया और ये हाइड्रेट फॉर्म हो गया, जो एनर्जी
गिवन आउट है, जो बाहर चली जाती है, ये आयन जब हाइड्रेट हो जाते हैं तब उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब इन दोनों का क्या उपयोग है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इन दोनों का उपयोग क्या है? इन दोनों का उपयोग ये है कि आप बता पाएंगे कि सॉल्यूबल कब है सब्सटेंस। तो आपका सब्सटेंस तब डिसॉल्व होता है या सोल्यूबल होता है जब आपका हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। उनके स्प्लिटिंग की एनर्जी जो है, ठीक है, उससे ज़्यादा जब एनर्जी उनके हाइड्रेशन की होती है तब आपका सोल्यूट जो है, जो भी सब्सटेंस है, वो डिसॉल्व हो जाता है। सब्सटेंस डिसॉल्व व्हेन इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन lattice energy. So you can see enthalpy of hydration is greater than enthalpy of lattice. So along with water, liquid ammonia, liquid hydrogen sulfide, liquid sulfur dioxide are also good solvent for ionic compound. तो ionic compound को सिर्फ पानी में नहीं, इन सब में भी डिसॉल्व किया जा सकता है। पोलर की तो बात कर ली हमने, नॉन पोलर कंपाउंड्स में भी क्या होगा? नॉन पोलर के जो सोल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे आयोडीन का हमने एग्जांपल ले ही लिया था। ओके, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर का तो इफेक्ट देख लिया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे? तो इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन, तीन तरीके के, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, मतलब अभी जो हम मिला रहे हैं सोल्यूट को सॉल्वेंट में वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ली चाटेलर प्रिंसिपल हमने 11th में पढ़ा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? वो टूवर्ड्स द प्रोडक्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। एंडोथर्मिक, मोर ऑफ द सोल्यूट विल पास इनटू द सोल्यूशन। अगर एंडोथर्मिक है तो बहुत सारा सोल्यूट जो है वो प्रोडक्ट में जाके, सोल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सो एंडोथर्मिक, टेम्परेचर, विद टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। तो एग्जांपल क्या है? ये वाले सॉल्ट KNO3, NaNO3। सो ये इसके प्रैक्टिकल भी आएंगे आपको, एंथैल्पी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो KNO3 जब आप डालोगे पानी में तो एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अब जब आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ली चाटेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जितने भी सोल्यूट पार्टिकल्स है वो वापस से रिएक्टेंट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार नहीं है, डिसॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आए बात? तो डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी कब होगा? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी कब होगा? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि पहले से ही हीट है ऑलरेडी और उसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? थोड़ी ना वो बनेगा, प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी तो थोड़ी ना प्रोडक्ट बनाएगा। तो एग्जाम्पल सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, हाइड्रेशन। Those whose solubility does not decrease continuously with increase in temperature। अब कुछ ऐसे भी नमूने हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ नहीं होती, एक थोड़ा सा डिक्रीज़ हुई फिर इंक्रीज़ हो गई, फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ हुई फिर इंक्रीज़ हो गई, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे। मैनी सब्सटेंसेस चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर विद टेम्परेचर चेंज। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम क्लोराइड विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हेक्साहाइड्रेट है, वो टेट्राहाइड्रेट हुआ, फिर डाइहाइड्रेट हो गया, मतलब कि ये इससे चेंज हुआ, ये इससे चेंज हुआ, ये मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फॉर्म में आ गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फॉर्म में, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करते चला जा रहा है। फ्रॉम हाइड्रेट टू एनहाइड्रस, तो अभी ये हाइड्रेटेड था, डेकाहाइड्रेट है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके पास, उसके बाद में क्या हुआ? ये निकल गया, डायरेक्टली एनहाइड्रस बन गया, नो मॉइस्चर एट ऑल। So the temperature at which one substance change to another form is called transition temperature। तो अगर आप ये ग्राफ देखें तो आपको समझ में आएगा। कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व, कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व में NaCl की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही दिख रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है थ्रू आउट, ये कांस्टेंट है, ये इसको टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा। इस टेम्परेचर, इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, वो ऐसे ही है, टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ भी करो वो सॉल्युबल हो गया, एक ही बार में सॉल्युबल हो गया। फिर उसके बाद में ये KNO3 यू कैन सी,
कि इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, कि टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, NaNO3 भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सॉल्युबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है टेम्परेचर के साथ। दूसरा ये सीरियम सल्फेट डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो अब जिनकी बात की थी हमने, जो कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होते विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उनका एग्जाम्पल ग्राफ यहाँ पर है, वो डेकाहाइड्रेट वाला, कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई और फिर उसके बाद में और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ होती चली गई। फिर उसके बाद में ये वाला कि इनका फॉर्म चेंज होता चला जा रहा है। तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ी, फिर फॉर्म चेंज हुआ, फिर बढ़ी, फिर फॉर्म चेंज हुआ। और ये अल्फ़ा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से बीटा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में आपका अमोनियम नाइट्रेट, तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ी, फिर उसके बाद में कांस्टेंट आई और फिर उसके बाद में और बढ़ने लग गई। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो बहुत कम इफेक्ट है प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड में, क्योंकि दोनों ही सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल है, आप उसको और कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों इफेक्ट्स देख लिए हमने देखा नेचर, सॉल्यूट और क्या कहते हैं सॉल्वेंट का, फिर दूसरा हमने देखा टेम्परेचर का, और तीसरा हमने देखा प्रेशर का। तो प्रेशर का तो कुछ नहीं है सॉलिड एंड लिक्विड में। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, सबका एक्सटेंट अलग है, हर कोई अलग अलग एक्सटेंट तक सॉल्यूबल है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कोई भी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड is the volume of the gas in Cc converted to STP that can be dissolved in unit volume of a liquid to form the saturated solution at that temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere। ये जो पूरा चीज़ है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ गैस एंड इट इज़ गिवन बाय अल्फ़ा। अब मुद्दे पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व पर लीटर। तो जैसे मैंने बोला मोल पर लीटर इनवर्स ऑफ द सॉल्वेंट टू मोल लीटर इनवर्स टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन और इन मोल फ्रैक्शन XA ऑफ द गैस। ये जीटा है पर हम इसको XA बोलेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट कर रहे हैं गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। The greater solubility of gas is due to chemical similarities between the gas and solvent, like dissolve like, वैसा टाइप का कुछ तो है। ठीक है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि केमिकल सिमिलैरिटीज़ कितनी है गैस और सॉल्वेंट में, उसके हिसाब से आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा गैस का। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे सारे, ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है, आप उसका टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, वो तो उड़ेगा ही ना। इसको हम डिस्कस करेंगे एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वी स्टडीड ली चार्टेड प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, रिएक्टेंट ही फॉर्म होते चले जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉल्युबिलिटी वुड डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 गैस इज मोर देन N2। अभी O2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो N2 से ज़्यादा है, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दोनों का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। बट एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इनर्ट गैसेस, इन्हें नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मिलाए और टेम्परेचर को बढ़ाए तो इनको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर? हेनरी का लॉ, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे हम, हेनरी साइंटिस्ट ने पूरा डिस्क्राइब किया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। तो पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का लॉ अगर आपको याद हो तो टोटल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट। जैसे कि एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बट जब मुझे सिर्फ ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करना है मतलब क्या, तो दैट विल बी पार्शियल प्रेशर, मतलब अ पार्ट ऑफ प्रेशर ऑफ दैट होल एटमॉस्फेयर। तो उसके अंदर एक पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, बाकी चीज़ों का पार्शियल प्रेशर, ऐसे आएगा।
अब यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन अगेन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसमें देखिए ये पहला बीकर है जिसमें सोल्यूशन की मात्रा भी सेम है, ये सेकंड वाले में भी सेम है। अब इसके ऊपर जब हम टेम्परेचर अप्लाई करें, जो भी अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। जब मैं इसके ऊपर वेट रखूं, ठीक है, एक ही वेट रखा हुआ है तो वो इस तरीके का है। पर जब मैं इसके ऊपर और प्रेशर डालने की कोशिश करूं, जब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, यू नो गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल, इट्स हाईली कंप्रेसिबल, तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो ये वेट्स नीचे की तरफ मोड़ कर क्या करेंगे, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक ले आएंगे और इनका जो मास है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा और धीरे धीरे वो इस सरफेस पर नीचे मिलते चले जाएंगे और घुलते चले जाएंगे। So the mass of gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. Equilibrium in the liquid मतलब above the liquid. तो ये जो मास है गैस का वो डिज़ोल्व होते चले जाएगा इन अ गिवन वॉल्यूम, जो भी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पर, जितना एक यूनिट वॉल्यूम में डिज़ोल्व हो सकता है उतना डिज़ोल्व होते चले जाएगा। सो मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा और इसकी वैल्यू डिपेंड होगी नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट पे। सो एम क्या है, मास ऑफ गैस डिज़ोल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज़ के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, व्हाट इज़ पी, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। Similarly, solubility is directly proportional to x mole fraction of gas in liquid, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं as XA। Therefore, ये सेम है, ये सेम है, LH इज इक्वल टू RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी और इक्वल टू लाना है तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा KH, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। KH का यूनिट सेम PA की तरह रहेगा क्योंकि XA तो डायमेंशनलेस है, तो अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो ये एटमॉस्फेयर में, ये बार में है तो ये बार में। तो ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि प्रेशर जो है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है और इनका जो स्लोप है दैट विल बी हेनरीज कांस्टेंट। इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो अभी ये अलग अलग गैसेज हैं, अलग अलग सॉल्वेंट हैं, दो सॉल्वेंट के साथ कंपैरिजन में किया है और फिर हमने यहाँ पर बताया है। तो गैस H2 गैस अगर पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हेनरी का वैल्यू किलो बार में आता है 71.18। वहीं पर H2 गैस को अगर हम लोग बेंजीन में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो 3.67 आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में कर रहे हैं तो 1.67 आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को बेंजीन में कर रहे हैं तो 0.11 आ रहा है। मीथेन को वाटर में कर रहे हैं तो 41.85 आ रहा है और बेंजीन में कर रहे हैं तो 0.57 आ रहा है। तो अगर आप यही वाला इक्वेशन जो कि है PA is equal to KH into XA, if you see, so XA is equal to PA upon KH, तो XA is directly proportional to solubility। तो इसका मतलब क्या है, बट XA is inversely proportional to Henry's constant, so solubility is also inversely proportional to Henry's constant। मतलब जितना ज़्यादा KH होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन बेंजीन KH का वैल्यू कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। H2 का देखें तो बेंजीन में KH का वैल्यू कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सो दिस इज़ सॉल्युबिलिटी इज़ मोर, सॉल्युबिलिटी इज़ लेस, सॉल्युबिलिटी इज़ कंपैरिजन में देखें लेस, सॉल्युबिलिटी इज़ मोर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज़ मोर एंड सॉल्युबिलिटी इज़ लेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो KH जितना ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी उतनी कम है। KH विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी और मोल फ्रैक्शन जो है गैस का इन लिक्विड दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। अब गैस इन लिक्विड यू विल गेट टू नो मोर फर्दर वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कि गैस इन लिक्विड बताना क्यों ज़रूरी है। तो रीज़न क्या है, इफ़ यू सेइंग कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज KH, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो एक्वाटिक स्पीशीज़ अगर आप देखो, मछलियाँ वगैरह गर्मी के मौसम में
ऊपर नहीं आती है, ठंडी के मौसम में वो ऊपर आती है। तो मोस्ट ऑफ द फिशिंग जो है वो ठंडी के मौसम में ज़्यादा होती है रादर देन गर्मी के मौसम में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्पीशीज़ हैं दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों कोल्ड वाटर? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम है तो आपका गैस जो है वो डिज़ोल्व होता है आपके पानी में ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दैट इज़ ऑक्सीजन चाहिए ना उन्हें, तो ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है पानी में ऊपर की तरफ। वहीं पर अगर समर में आप देखो तो ऊपर का जो पानी का वो है सरफेस है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का जो डिसोल्यूशन है पानी में दैट इज़ लेस, बहुत कम डिज़ोल्व हो रहा है ऑक्सीजन, तो मछलियाँ ऊपर आने के लिए तैयार नहीं। तो एक्वेटिक स्पीशीज़ फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर when it is less oxygen dissolves more, the solubility of oxygen is more। वहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन डिजॉल्व्स लेस। लिमिटेशंस जो हेनरी लॉ के हैं, द गैस शुड बी एन आइडल गैस। दूसरा है कि वो इट शुड नॉट अंडरगो फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के साथ कुछ अलग प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करना चाहिए या डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। जैसे अमोनिया और पानी को मिला दे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, वहीं पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप डिसोसिएट करो तो आयन्स में डिसोसिएट हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। HCl एक्वस H+- एंड Cl- देता है, ठीक है। सो ये जो है दो, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इज़ गिवन इन द बुक, आई विल सेंड अ पिक ऑफ इट, गो थ्रू इट। जैसे एक्वेटिक स्पीशीज़ वाला एक एग्जाम्पल था, एप्लीकेशन था, वैसे ही और हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, एंड विल डिस्कस इट अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.